मैं राजेश बछावत राजस्थान परिषद की ओर से मीट द आइकॉन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान परिषद बेंगलुरु की एक अग्रणी संस्था है जो पिछले 45 वर्षों से समाज के चिकित्सा की जरूरत, समाज की शिक्षा की जरूरत, समाज के उत्थान में, समाज के जुड़ाव के कार्य में लीन है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मीट द आइकॉन कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में हम उन महानुभावों से, उन शख्सियतों से रूबरू होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में, अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस में, अपने समाज के स्थान में कहीं न कहीं कुछ स्थान प्राप्त किया है। हम इस कार्यक्रम में उनसे साक्षात्कार करते हैं, उनके उपलब्धियों के बारे में जानते हैं, उनके संघर्ष के बारे में जानते हैं, उनके विचारों के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में जानते हैं, ताकि इनको सुनकर समाज के लोग प्रेरित हों, खासकर युवा पीढ़ी इनसे प्रेरित हों। आज ऐसे ही शख्सियत आज हमारे इस स्टूडियो में हैं और उनका नाम है डॉक्टर सॉरी आज ऐसे ही शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में यहाँ मौजूद हैं और इन शख्सियत का नाम है डॉक्टर बछराजी दुग्गड़। एक बार जोरदार तालियां हैं। डॉक्टर बछराजी दुग्गड़ हमारे सामने आज स्टूडियो में है। आज इनका हम साक्षात्कार करेंगे और हमारे सामने है नीलम जी ललवानी और मैं राजेश बछावत। नीलम जी बछराजी दुग्गड़, आप कहाँ रहते हो और आपका व्यवसाय क्या है? मैं एट प्रेजेंट लाडनू जैन विश्व भारती परिसर में ही रह रहा हूँ और मैं जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ। शिक्षा देना और शिक्षा ग्रहण करना ये मेरा कार्य है। तो आप शिक्षा में ही जुड़े हुए हो मतलब कंप्लीटली? जी। जब आप शिक्षा में जुड़े हुए हो तो आज के बच्चों को आप देखते आ रहे हो कैसे कैसे बच्चे हैं, कैसे उनको शिक्षा देना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो ये तो रहा आज के बच्चे को देखना, पर मैं रोशनी डालना चाहूँगी आपके बचपन की ओर कि आपका बचपन कैसे रहा। उस वक्त की जो स्कूली शिक्षा थी, टीचर टॉट का बहुत क्लोज रिलेशन था। हाँ। और आज जिस पनिशमेंट को पेरेंट्स इनकार करते हैं, उनके विरुद्ध, टीचर के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही तक कर देते हैं, उस वक्त पनिशमेंट को गुरु कृपा समझी जाती थी। मुझे एक वाकया याद आ रहा है। मैं पीछे बैठा था, लंबी क्लास थी, टीचर ने मुझे कहा कि चौक दो। मैंने चौक पीछे से उछाल दी। टीचर का कहना था, बछराज, क्या तुम घर पर कोई तुमसे बर्तन मांगे तो बर्तन ऐसे फेंक देते हो? मुझे वो बात आज तक याद है, ज़हन में आ गई। जी। और उसके बाद आज तक मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। कभी कोई ऐसी स्थिति आती है, तत्काल वो चीज़ याद आ जाती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उस वक्त की जो स्कूली शिक्षा बड़ी कठोर थी। हालांकि मैं पढ़ने में काफ़ी ठीक था और टीचर भी बड़ा स्नेह भाव रखते थे। उस वक्त के टीचर ऐसे थे कि कोई पुरस्कृत करना हो, जैसे मुझे किसी एक टीचर ने पुरस्कृत किया, पुरस्कार में एक छोटी सी चौक का टुकड़ा दिया जो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। वैल्यू, मतलब उस चीज़ की वैल्यू रखती थी कोई भी चीज़। वैल्यू और टीचर्स के प्रति सम्मान था। टीचर की एक छोटी से छोटी बात को भी बड़ा महत्व स्टूडेंट देते थे उस वक्त, पेरेंट्स देते थे उस वक्त। हाँ सही में, मतलब टीचर्स की बात काटना तो मतलब काटना ही नहीं, घर में आके अगर बोल भी दिए तो पेरेंट्स भी बोलते थे कि टीचर ही बात कर जे मती, तू खुद एडोज रही। बिल्कुल बिल्कुल मतलब सही। इतना स्ट्रिक्टनेस था। और पेरेंट्स की बात अगर हम टीचर से कर लेते थे तो टीचर्स भी वैसे ही थे कि नहीं, पेरेंट्स आर द बेस्ट टीचर्स, और पेरेंट्स बोलते थे कि टीचर्स आर द बेस्ट पेरेंट्स। मतलब ये दोनों चलता था। तब अपना जीवन मतलब उसी स्ट्रिक्टनेस के साथ आगे बढ़ गया और प्रॉस एंड कॉन्स हम कभी देखते ही नहीं थे। तो ये है बचपन। तो आप अपने बचपन की तो बात कह दी, तो पर आज के बचपन, आज की हम जो बच्चों के बचपन देख रहे हो उसमें क्या देख रहे हो?
आज के बच्चों का एक तो वैल्यू सिस्टम बदल गया है, एजुकेशनल प्रोसेसेस सारी चेंज हो गई हैं और उससे क्या प्रभाव हो रहा है? मतलब चेंज हो गई तो हो गई, चेंज इज जी इनएविटेबल। चेंज हो गई, उसका प्रभाव ये पड़ रहा है। मैं दोनों ही प्रभाव की बात करूंगा कि इंटेलेक्चुअली बच्चे ज़्यादा शार्प हो रहे हैं, ओके। पर साथ ही साथ उनका मोरल डिटोरिएशन भी हो रहा है। ये क्योंकि दोनों के बीच में कहीं कोई एक संतुलन नहीं बिठाया जा रहा है, इस कारण आज के बच्चों में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आपने मोरालिटी की बात की। जी पहले बचपन में जब हम पढ़ते थे हमारे ज़माने में, तो मोरालिटी टॉप प्रायोरिटी होती थी और एक मोरल साइंस करके एक सब्जेक्ट भी स्कूल में हुआ करता था। और हमें घर में भी बचपन से ही मोरालिटी सिखाई जाती थी, पाप और पुण्य के बारे में। गुड मैनर्स बैड मैनर्स तो थे ही, पाप और पुण्य के बारे में भी सिखाए जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे को अगर पाप और पुण्य के बारे में बात करते हैं तो उनको ये बातें शब्द समझ में ही नहीं आते हैं। तो ये जो बदलाव आया है, ये शिक्षा तो होती है कि अच्छे के लिए होनी चाहिए, तो ये बदलाव कहाँ जाके चेंज हो गया? देखिए, मैं समझता हूँ कि लगभग 90 के दशक के बाद ये चेंजेस ज़्यादा हुए हैं और मॉरल वैल्यूज़ या मॉरल एजुकेशन और जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उनमें कहीं संतुलन नहीं रहा। इसीलिए आपको स्मरण होगा कि आचार्य महाप्रज्ञा ने जीवन विज्ञान की देन दी थी, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि बच्चों का जो स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन साथ ही उनकी मॉरल वैल्यूज़ गिर रही है, उनकी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ गिर रही है। तो इसके संतुलन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम दिया था जीवन विज्ञान का, जो बाद में NCERT हायर एजुकेशन भी आचार्य महाप्रज्ञा जी से विचार विमर्श के लिए आए थे लोग वहाँ से, और इनकलकेशन भी हुआ था जीवन विज्ञान की वैल्यूज़ का। काफ़ी कुछ NCERT, जो उस वक्त डायरेक्टर LC राजपूत थे, उन्होंने NCERT की एजुकेशन में भी जीवन विज्ञान और मॉरल एजुकेशन को इनकलकेट किया था। हायर एजुकेशन में आप अब देखेंगे अभी हाल ही में UGC और HRD, ये ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इनसे एक सर्कुलर आया है यूनिवर्सिटीज़ में, और उस सर्कुलर में कहा गया है कि 1 सप्ताह तक आप बच्चों का ईमानदारी से कैसे कार्य करें, अपने प्रोफेशन में कैसे ईमानदारी बरतें, इसका 1 सप्ताह तक उनका ओरिएंटेशन कीजिए। तो आप देखेंगे कहीं न कहीं आज मॉरल वैल्यूज़ की कमी दिखाई दे रही है, तभी गवर्नमेंट इस तरह के स्टेप्स ले रही है। आप जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट के वाइस चांसलर हैं, तो थोड़ी जैन विश्व भारती के बारे में हमें थोड़ा बताइए कि वहाँ पर कैसी शिक्षा प्रणाली है और वहाँ के बच्चे कैसे उनको ग्रहण करते हैं। जैन विश्व भारती और जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट, ये 2 सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है। जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो जैन विश्व भारती है। आज जो डेवलपमेंट दिख रहा है वो हम सबको नज़र आ रहा है। हमने उस समय को देखा है जब हम ये कहते थे कि वो आदमी जा रहा है, एक आदमी उस कैंपस में दिख जाता था तो हम कहते थे वो आदमी जा रहा है। वहाँ सांप, बिच्छू, खरगोश, जंगली जानवरों को तो देखा जा सकता था, आदमियों को देखना बड़ा दुर्लभ था। तो आप देखें उस स्थिति से आज जैन विश्व भारती और जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट खड़े हुए हैं। आज हम कल्पना कर लेते हैं कि जैन विश्व भारती में क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी में क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में जाते हैं। लेकिन उस कंपैरिजन को हम उस दृष्टि से देखें कि एक समय वो क्या स्थितियां थी जिन स्थितियों से आज हम ऊपर उठे हैं। जैन विश्व भारती संस्थान में अभी वर्तमान में 7 पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट चल रहे हैं। UG में 3 फैकल्टी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस चल रही है, डिस्टेंस एजुकेशन भी है। हमारे वहाँ के बच्चों में एक दूसरे बच्चों के कंपेयर आप करेंगे तो एक चीज़ देखने को मिलेगी कि वहाँ डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, उन बच्चों में डिसिप्लिन आपको मिलेगा। मैं एक बहुत छोटी घटना आपको बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ की एक साइंस ऑफ लिविंग में एक लड़की थी जयपुर की। उस लड़की जब वो आई, इतना एग्रेशन, इतना गुस्सा उसमें था, और वहाँ से पास आउट 2 वर्ष के बाद वो निकली और उसका एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ। उसके पेरेंट्स उसको लेकर आए और उन्होंने हमें ये कहा कि एयरफोर्स में उसके सिलेक्शन का मूल कारण ये अपने पर संयम रख सकी है,
अपने एग्रेशन पर संयम रख सकी है। इसलिए जो पैसेंस और जो बैलेंस इसमें बिल्ट हुआ है वो इस इंस्टीट्यूशन की देन है। तो हम इस तरह के बच्चों को डेवलप करना चाहते हैं जिनमें एजुकेशन प्रोफेशनलिज्म भी हो, साथ में साथ ये डिसिप्लिन मोरल वैल्यूज़ भी हो। तो सारी जो एजुकेशन का केंद्रीकरण है वो अभी संस्थान का ये है। डिस्टेंस एजुकेशन में भी हम मोरल वैल्यूज़ के पेपर को कोर्स करिकुलम में रखते हैं ताकि वो बच्चे भी कोर वैल्यूज़ को एटलीस्ट जान सकें। ये तो रहा आपका एजुकेशन का व्यू ऑफ पॉइंट। आपने बताया कि बच्चों को कैसे मॉरल वैल्यूज़ रहना, डिसिप्लिन रहना, कैसे इनकलकेट करना, ताकि है ना कहीं भी हम सिर्फ एक ही स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं, वो है ओनली नॉलेज नॉलेज नॉलेज, एंड वी आर नॉट हैविंग द पेशेंस लेवल, वी आर नॉट हैविंग द मॉरल साइंस लेवल, वी आर डिट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स दैट। तो ये सब चीज़ें के लिए सिर्फ एजुकेशन ही जिम्मेदार है या परिवार भी रोल प्ले करता है? तो परिवार का क्या रोल रहता है बच्चों के साथ, और परिवार का रोल आपके साथ आपके जीवन में भी कैसा रहा? और आज क्योंकि हम आज आपसे शिक्षा के एजुकेशन की ही बात ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्योंकि आप उस पर रोशनी डाल सकोगे आज इस माध्यम से, राजस्थान परिषद जो मीट द आइकॉन प्रोग्राम के माध्यम से आज सब लोग आपको सुन रहे हैं, तो उसके ऊपर आप क्या टिप्पणी डालना चाहोगे? परिवार, देखिए आज जो परिवार है 90s के परिवार की तुलना में आज का जो परिवार है ज़्यादा समझदार हुआ है और वो मॉरल वैल्यूज़ को भी समझने लगा है। बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ बताई जा रही है, एजुकेशन में भी बताई जा रही है, परिवार में भी बताई जा रही है। जो 90s में निकले बच्चे हैं और आज जो निकल रहे बच्चे हैं उनमें आप कंपेयर करें तो आपको लगेगा कि आज के बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ 90s के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेंगी आपको। तो ये जो इनकलकेशन हुआ है वो स्कूल से ज़्यादा परिवार में हुआ है। परिवार में हुआ है। स्कूल में भी मॉरल वैल्यूज़ को इनकलकेट किया गया है, कोर्स करिकुलम का पार्ट बनाया गया है, लेकिन परिवार में भी इस चीज़ पर ध्यान दिया गया है। तो ये एक बड़ा अच्छा संकेत है कि परिवार भी किसी न किसी तरह से मॉरल वैल्यूज़ को प्रोफेशनलिज्म के साथ एक बैलेंस बनाकर चलने की सोचता है। क्योंकि वे लोग भी सोचते हैं कि यदि कोई स्किल उसमें आ गई बच्चे में, कोई प्रोफेशन में वो आ गया, लेकिन कहीं मॉरल वैल्यूज़ की कमी है, मान लीजिए वो सुसाइड कर ले, मान लीजिए कहीं एंटी सोशल एक्टिविटीज़ कुछ कर ले, तो उसमें परिवार की भी बदनामी होती है उस बच्चे के साथ। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए भी और एक बैलेंस्ड, आप कहीं भी आज व्यावसायिक क्षेत्रों में भी जाएं, प्रोफेशनल क्षेत्रों में भी जाएं, तो वहाँ एक बैलेंस पर्सनालिटी को देखा जाता है कि भी इसमें कितना एग्रेशन पर कितना कंट्रोल है, कितना पेशेंस है। तो आजकल जो इंटरव्यू हो रहे हैं आप अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे ही आप कोई इंस्टीट्यूशन में प्रवेश करते हैं वहाँ से लगाकर इंटरव्यू से निकलने तक आपको वॉच किया जाता है कि आप बॉडी लैंग्वेज है, उसकी एक्टिविटीज़ है, वो क्या देखता है, क्या ऑब्जर्व करता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आज बदली हैं और धीरे धीरे और डेवलप हो रही हैं। जो पहले बच्चों में स्कूली एजुकेशन में थी वो फिर डेवलप हो रही है। तो आपका कहना है कि मतलब अभी काफ़ी कुछ पॉजिटिव बदलाव हो रहा है परिवार में भी, बच्चों में भी, और गुड रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं आपसे सहमत हूँ। अच्छा, तो ये तो रहा कि कम ऑन एवरीथिंग इज गोइंग ऑन पॉजिटिव, पर आज धर्म के और लेके चले हम इस बात को कि धर्म का इसके साथ, बच्चों का, नई पीढ़ी के साथ धर्म का क्या रोल रहा है, और आपका जीवन में धर्म के प्रति कैसे लगाव रहा है और कैसे जुड़े हो आप कंप्लीटली, एंड हाउ यू हैव मेड योर लाइफ ए कंप्लीटली धार्मिक लाइफ? ये सोचकर थोड़ा मैं अंदर से कांपता हूँ क्योंकि बैंकिंग सर्विसेज में मैं था उस वक्त। श्री डूंगरगढ़ में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान का कैंप लगाया था और उस कैंप का एक पार्टिसिपेंट मैं भी था। उस कैंप में मुझे इतने डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस हुए कि मैंने उसी वक्त वो जॉब छोड़कर, सही कहूँ तो मैं साधु बनने के लिए जैन मिशो भारती आया। एजुकेशन ठीक है, बाद में मैं उस वक्त भी एमकॉम किया हुआ था, लेकिन बाद की एजुकेशन मैंने बाद में की। वहाँ मैं साधु बनने के लिए ही आया था पर बन नहीं पाया, कोई भी कई कारण रहे। फिर वापस गवर्नमेंट जॉब में गया
आचार्य तुलसी उस वक्त बिदासर बिराज रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया। उस वक्त मेरे पिताजी की डेथ हुई थी। तो उन्होंने एक बात कही थी कि बच्छराज, यदि तुम्हारे पिताजी जीवित होते और तुम्हें ये कहते कि तुम्हें जैन विश्व भारती में काम करना है, तुम करते या नहीं करते? मैंने उत्तर दिया, तैत गुरुदेव मैं करता। क्या मैं तुम्हारे पिता के बराबर नहीं हूँ? ये जो उनके शब्द थे, मैंने तत्काल गवर्नमेंट जॉब छोड़ा और जैन विश्व भारती ज्वाइन की। और ये जो यूनिवर्सिटी की सारी कल्पना है, ये मेरे हाथों से हुई हुई है। जैन विश्व भारती के सारे उतार चढ़ाव, जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूशन को तो चूंकि मेरे अपने हाथों से बहुत से काम हुए हैं, तो सब कुछ एक सपने की तरह नज़र आता है कि किस तरह से एक आप धर्म के सहारे भी कितना आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति, जिसने अपना करियर बैंक से शुरू किया, कॉलेज एजुकेशन में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर शुरू किया, और आज एजुकेशन के क्षेत्र में हाईएस्ट पद तक पहुंच जाना, ये अपने आप में बिना धर्म और बिना गुरुओं की कृपा के होता नहीं। बच्चों में धर्म के आप ये देखें कि उनमें जो संस्कार हैं, वो संस्कार पिछले 2 दशकों की तुलना में आज बच्चों में ज़्यादा धर्म के संस्कार आ रहे हैं। उनकी प्रवृत्ति धर्म की तरफ ज़्यादा झुकी है। और मैं नहीं कहता कि इसका कारण कोई साधु साधुओं का सत्संग, उनका सत्संग है, पर बेसिकली कहीं न कहीं परिवार में भी ये बात बताई जाती है, कहीं न कहीं स्कूल में भी ये बात बताई जाती है कि आप धर्म से जुड़े रहें, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहें। वो हुए बगैर आज बच्चे इतने नहीं जुड़ पाते। रही आप एक देखें कि कोई भी चीज़, एक कोई भी कंसेप्ट भी, पाप क्या है, पुण्य क्या है, आज के बच्चे आप सिंपल कोई, जैसे पुराने ज़माने में साधु साध्वियाँ समझा देते थे चित्रों के माध्यम से, आज के बच्चे लॉजिकल हो गए हैं। रीजनिंग माइंड उनका बड़ा शार्प है, वो तर्क मांगते हैं। तो तर्क के द्वारा उनको बताई जाए, कोई चीज़ समझाई जाए, तो वो जितना जल्दी ग्रास्प करते हैं उतना शायद हमारी पीढ़ी नहीं करती रही। तो इसलिए बच्चों में ये संस्कार डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी जो मेंटल, उनकी एक इच्छा, जिजीप्सा न कहूँ, उनको कुछ पाने की इच्छा जो है वो बहुत तीव्र हुई है। इसी कारण से वो धार्मिक संस्कारों में, और इसी भावना से वो भी समझते कि नॉलेज इज नथिंग लाइक नोइंग, नॉलेज इज अबाउट डूइंग। सो डूइंग में काफ़ी लोग आ गए, जैसे हम देखते हैं कि अट्टाई कर रहे हैं, मासिक शमन कर रहे हैं, तो दे नो द बिहाइंड रिसर्च दे हैव डन। सो कि ये क्यों करना चाहिए, डिटॉक्स क्या है, क्या होता है इससे, फिर कैसे, मतलब इसका वेज उन्होंने फाइंड आउट कर लिया है। अगर आपको श्री में, हम जब से बच्छराज जी दुगड़ के नाम से बुला रहे, पर आई शुड श्योरली कॉल यू एज डॉक्टर श्री बच्छराज जी दुगड़, बिकॉज यू हैव डन योर PhD। एंड सो आप PhD किया है सुपर सेंसियस में। सो व्हाट इज दैट, कैन यू हाईलाइट दिस अबाउट, एंड ये अतीन्द्रिय ज्ञान क्या होता है? कोई भी धर्म ग्रंथ, चाहे जैन आगम हो, जैन दार्शनिक साहित्य हो, चाहे वैदिक साहित्य हो, उपनिषद साहित्य हो, सभी धर्म ग्रंथों में एक बात कही गई है कि जो इंद्रियों से ज्ञान होता है वो सही नहीं होता, उनमें कहीं न कहीं कुछ कमी रह जाती है। इंद्रियों से परे जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान जो साक्षात्कार होता है, जो डायरेक्ट आप परसीव करते हैं, उसमें न कोई आपका राग द्वेष कुछ नहीं होता, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, जो चीज़ जैसी है वैसा ही परसीव करना, तो वो इंद्रियों के द्वारा नहीं। एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ कि ये पानी की बोतल है, अब ये पानी की बोतल लाल रंग की है, सफ़ेद रंग की है, पानी अच्छा है बुरा है, ये परसेप्शन नहीं है, ये इंद्रिय ज्ञान है। केवल ये कि ये समथिंग है, बस ये जो नॉलेज है ये सुपर सेंसेस, ये डायरेक्ट नॉलेज आपका है। जैसे ही आप इसके बारे में कुछ कहना शुरू कर देते हैं, वो आप अपने परसेप्शन उसमें जोड़ते चले जाते हैं। तो हमारे सभी आगमों में इंद्रियों के परे ज्ञान, जो साक्षात ज्ञान, जैसे भगवान महावीर ने जो ज्ञान प्राप्त किया, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सब सुपर सेंसेस नॉलेज है, अतीन्द्रिय ज्ञान है। ये इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सकते। जैसे बुद्ध में निर्वाण की कल्पना है, बौद्ध दर्शन में रिद्धियों सिद्धियों की कल्पना है, वो सारे के सारे अतीन्द्रिय ज्ञान है। तो बियॉन्ड सेंस हम कोई भी ज्ञान करते हैं
वो हम अतीन्द्रिय ज्ञान की क्षमता में लेते हैं। और आज तो आप देखेंगे कि बहुत जगह पर अमेरिका, रशिया, इनमें ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कि किस तरह से अतीन्द्रिय क्षमता के द्वारा हम जो भी वारफेयर्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सिक्स सेंस, यस, यस, राइट, सिक्स सेंस। तो उनके द्वारा क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल हमारे जीवन में प्राय सभी लोगों के जीवन में होता है कि आभास होता है कि कल Yes. या 10 दिन बाद कुछ होने वाला है। Yeah. ये जो होने वाला है ये हमारा अतीन्द्रिय ज्ञान है, वो इंद्रियों से नहीं हो सकता। कहीं ना मैंने कहीं ठा पड़ गई कि आज यूं के ही हो रही हो। हाँ, कुछ अजीब सा लग रहा है, आज ऐसा लग रहा है कि कुछ होगा, तो वो सिक्स सेंस का नॉलेज है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। बस उसको हमने ये नहीं लिया, प्रैक्टिस में नहीं लिया है। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में ले ले तो वी कैन रियली मेक लॉट ऑफ डिफरेंस टू नॉट ओनली आवर लाइफ एंड टू मेक ए डिफरेंस इन अदर्स टू। जो हमारी प्रेक्षा ध्यान प्रणाली है हाँ। उसमें यही सिखाया जाता है, Yes. केवल देखें, केवल देखें, केवल परसीव करें, उसके बारे में कुछ और नहीं करना। तो वो अतीन्द्रिय ज्ञान की क्षमता विकास करने की तरफ ही वो सारे प्रयत्न हैं। आपने बहुत ही अच्छे से मतलब बचपन की बातें बता दी, परिवार का भी रोल आपने बता दिया, एज अ स्कूल शिक्षक टीचर का रोल भी आपने बहुत अच्छा, और धर्म सभा में भी कैसे धर्म ये लाना चाहिए और कैसे उतारना चाहिए ये भी आपने बताया है। अब आप इन सब की बात किए तो पर एक चीज़ है कि फिर भी लैक, आज हर चीज़ में हम चीज़ लैक ही देखते हैं, इसमें ये लैक है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, हर एक चीज़ में हम माइनस पॉइंट ही देखते आ रहे हैं, इतना मतलब पॉजिटिव जाते हुए भी। तो इसको आप कैसे? मैं तो अपने आचार्यों के ही उदाहरण से कहूँगा, चाहे आचार्य महाप्रज्ञ जी हो, चाहे आचार्य तुलसी जी हों, चाहे वर्तमान आचार्य हों, ये सदैव एक ही बात कहते हैं कि बी पॉजिटिव, सारी चीज़ों को पॉजिटिवली लें, नेगेटिवली कुछ चीज़ों को न लें। मुझे याद आता है कलाम साहब जब सूरत स्पिरिचुअल डिक्लेरेशन जो आचार्य महाप्रज्ञ जी के साथ उनका हुआ, उस वक्त उनका एक स्पीच हमारे उदयपुर में यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में वो आए थे। उस स्पीच के दौरान उन्होंने कहा था कि आप देखें भारत में कितना सौंदर्य है, कितनी अच्छी चीज़ें हैं, कितने हमारे साइंटिस्ट हैं, कितने प्रोफेसर्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, आपको गंदगी क्यों नज़र आती है? अच्छा ही क्यों नहीं? तो ये केवल परसेप्शन का तरीका है। आप अच्छी चीज़ों को लेंगे तो आप उनको कलेक्ट करके आप खुद अच्छे बनते चले जाएंगे, समाज को अच्छा बनाते चले जाएंगे। और आप उनको नेगेटिव लेंगे तो आप में खुद में नेगेटिविटी होगी और आप समाज को डिस्ट्रॉय करते चले जाएंगे। इसलिए पॉजिटिव बनना ही श्रेयस्कर होता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान परिषद में मीट द आइकॉन के प्रोग्राम में आने के लिए। और आप बखूबी मतलब अपने टीचर का रोल आज निभाते हुए, टीचर्स का नॉलेज देते हुए आपने सबको हर एक गाइडेंस दे दिया, हर एक स्टेप में आपने गाइडेंस दिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टू वाइंड अप दिस प्रोग्राम इन 1 minute, व्हाट वुड यू लाइक टू गिव? पूरा संदेश आप कहीं कहना चाहो कि पूरा वर्ल्ड ने, पूरा विश्व ने 1 मिनट अगर आपने टाइम दे दा तो आप कई संदेश देना चाहो? एक बात तो यही कहना चाहूँगा कि परिश्रम के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप काम करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और दूसरा, मैं समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना चाहूँगा कि व्यक्तिगत आप करते हैं लेकिन समाज को भी महत्व दीजिए, समाज के विकास के लिए भी आप सोचें। समाज के विकास के लिए आप सोचेंगे तो आपका स्वयं का विकास भी होगा। और थर्ड बात, मैं पर्टिकुलर चूँकि इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हूँ उसके लिए कहना चाहूँगा, आज एकमात्र हमारे समाज की इंस्टीट्यूशन है जो तेरापन नहीं, जैन नहीं, जैनेतर साधु साध्वियों की शिक्षा का कार्य कर रही है। और आज नहीं करते, कम से कम 150 से 200 साधु साध्वियों को इस यूनिवर्सिटी ने डिग्रियां प्रदान की है, हाईएस्ट डिग्री PhD तक प्रदान की है। तो कहीं भी वो साधु साध्वियाँ अन्यत्र एजुकेट नहीं हो सकते थे, केवल एकमात्र हमारा संस्थान है जो उनके एजुकेशन के लिए एफर्ट कर रहा है और उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे पास एक ऐसी संस्था है और उस संस्था के विकास के लिए सतत समाज को सोचना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच राजस्थान परिषद की और यहाँ पर जो डॉक्टर
बचराज जी दुगड़ आए हैं, काफ़ी ज्ञान की बातें कर चुके हैं। और आप भी अगर जुड़ना चाहते हो यहाँ इस लाडनू की संस्था जो जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आप वाइस चांसलर है, जरूर जरूर। हम अज्ञानतावश हम कई डिबेट कर लेते हैं जो हमारे को बिल्कुल मालूम ही नहीं रहता है। पर मैं तो आज यही कहना चाहूँगी आपसे मिलने के बाद, अगर डिबेट करना, अगर कुछ ज्ञान जानना, आगे कुछ पड़ाव रखना है तो हम इनसे जुड़ें और काफ़ी कुछ सीखें। और आज मैं खुद राजस्थान परिषद को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी आपसे रूबरू होकर बहुत धन्य हो गई हूँ। और थैंक यू वेरी मच। दिस इज नीलम ललवानी सेइंग गुड बाय। थैंक यू।